साइंस में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज की, वो भी साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए विद द एक्सप्लेनेशन, जिससे कि ये एमसीक्यूज के साथ साथ आपके फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स के भी मार्क सिक्योर हो जाएंगे। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्लास 9th का, और इससे रिलेटेड मैंने ये सारे टॉपिक यहाँ पे इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहला क्वेश्चन है हमारा, एनिमल हस्बेंड्री मेनली डील्स विद दी। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स होता है पशुपालन, मेनली डील्स विद दी मतलब क्यों किया जाता है, किस उसका पर्पस क्या है। ए ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली, बी है रियरिंग एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, सी है मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स एंड डी है प्रोड्यूसिंग मेडिसिन। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री क्यों की जाती है, उसका पर्पस क्या है, पशुपालन क्यों किया जाता है। सो राइट आंसर है हमारा बी, रियरिंग एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल। मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, इसके थ्रू आपके फिलअप्स कैसे कवर होंगे। यहाँ पे ये जो है ये आपको ब्लैंक करके दे दिया जाएगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट दे देंगे, आपको क्या फिल करना है। ये टर्म एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व साइंटिफिक ब्रीडिंग, फीडिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर द यूजफुल प्रोडक्ट। मतलब ऐसे पशु जो कि यूज़ आते हैं डोमेस्टिक पर्पस से, यानी कि दूध देते हैं, एग देते हैं, और भी चीज़ें जिनसे काम आती हैं, उनकी ब्रीडिंग कराना, फीड कराना, उनको खिलाना पिलाना, उनकी केयर, सारी चीज़ें किस में आती हैं, एनिमल हस्बेंड्री में। ओके, सो यहाँ पे देखिए फिलअप्स भी सिक्योर हो गया आपका, फिलअप्स के मार्क्स, और यही स्टेटमेंट आपको अगर ट्रू फॉल्स में दे देंगे तो ट्रू फॉल्स के मार्क्स भी सिक्योर हो गए, और इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। राइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। देखिए नॉट पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि माइंड में रख लीजिए, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा है तो ही आप आंसर भी टिक कर पाओगे सही। अगर आप क्वेश्चन को मिसअंडरस्टैंड करोगे, अच्छे से नहीं समझोगे, तो आंसर आपसे गलत भी टिक हो सकता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन का मेन मकसद क्या नहीं है। ए है इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन, बी है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टॉक, सी है इंक्रीजिंग क्रॉप पेस्ट एंड डी है प्रोड्यूसिंग एग एंड मीट। तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री से अभी हमने क्या देखा था कि पशुपालन किया जाता है, वो भी जो हमको फ़ायदा देते हैं, जो हमको चीज़ें देते हैं, मिल्क हो गया, एग हो गया, राइट। तो और इसमें क्या ऐसा नहीं है जो पशुपालन, अच्छे पशुपालन में हमको नहीं मिलता। आंसर है हमारा सी, इंक्रीजिंग क्रॉप पेस्ट। ठीक है, क्रॉप पेस्ट का मतलब जो कीड़े लग जाते हैं ना, क्या हमें पशुपालन से वो मिलता है, नहीं ना। तो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री एम टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, एग्स, वूल एंड इम्प्रूव एनिमल हेल्थ। मतलब एनिमल्स को बिना नुकसान पहुँचाए हुए उनसे यूजफुल चीज़ें लेना, राइट। ये सब आता है एनिमल हस्बेंड्री में। नेक्स्ट है, क्रॉस ब्रीडिंग इन कैटल इज मेनली डन टू ऑब्टेन। जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है एक स्पीशीज की दूसरे स्पीशीज के साथ, राइट, तो वो क्यों होती है, उससे क्या मिलता है। कैटल्स की बात कर रहे हैं, यानी कि जो 4 पैर वाले होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सो क्यों कराई जाती है। ए है लेस प्रोडक्टिव एनिमल्स, बी है डिसीज प्रॉन एनिमल्स, सी है एनिमल्स विद द डिजायरेबल ट्रेट एंड डी है वाइल्ड एनिमल। क्या हम उन्हें वाइल्ड एनिमल बनाने के लिए यूज़ करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर जो है वो है हमारा सी, एनिमल्स विद द डिजायरेबल ट्रेट। मतलब एक स्पीशीज़ का दूसरी स्पीशीज से क्रॉस करा के एक नई स्पीशीज़ बनाना, ठीक है, वो भी हम जो चाहते हैं। जैसे आपको जेनेटिक्स में भी बताया गया होगा कि वाइट कलर का फ्लावर है, उसको रेड कलर के फ्लावर से क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस में क्या मिलता है, पिंक कलर। ठीक है, हमको जो भी कलर चाहिए उस कलर के हम डिज़ायरेबल ट्रेट, डिज़ायरेबल कैरेक्टर बना सकते हैं। जैसे कि एक काऊ है जो अच्छा मिल्क देती है, बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है, बट उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती,
और दूसरी काऊ है कि उसकी हेल्थ अच्छी होती है। तो यहाँ पे हम इनका क्रॉस करा के क्या मिल सकता है, हेल्थ भी अच्छी मिल जाएगी और मिल्क भी अच्छा मिलेगा, जो भी नई स्पीशीज होगी। ओके, इसलिए कराते हैं। सो क्रॉस ब्रीडिंग कंबाइंस डिजायरेबल क्वालिटीज सच एज हाई मिल्क ईल्ड एंड डिसीज रेजिस्टेंस, मतलब जो बीमारियों से भी लड़ सकता है और हाई प्रोडक्शन भी करता है मिल्क का। नेक्स्ट है, विच इंडियन ब्रीड इज फेमस फॉर दी हाई मिल्क प्रोडक्शन, इनमें से कौन सी इंडियन ब्रीड है, कौन सी इंडियन स्पीशीज है जो हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। ए गिर, बी है शहीवाल, सी है रेड सिंधी एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए हाई प्रोडक्शन मिल्क के लिए ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से जितनी भी नाम लिए गए हैं ना, इट इज इम्पॉर्टेंट इंडिजिनस मिल्च ब्रीड। मिल्च ब्रीड मतलब जो बिल्कुल हाई प्रोडक्शन मिल्क का करती है उन्हें मिल्च ब्रीड कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये भी है, आजकल आपने A2 भी नाम सुना होगा, तो A2 इज ऑल्सो अ ब्रीड ऑफ काऊ, तो ये भी बहुत अच्छा मिल्क देती है, राइट। नेक्स्ट है, एक्सोटिक कैटल्स ब्रीड आर मेनली इंट्रोड्यूस बिकॉज दे। एक्सोटिक कैटल्स क्या ब्रीड जो स्पीशीज है वो मेनली इंट्रोड्यूस बिकॉज दे, क्यों उनको जाना जाता है। ए प्रोड्यूस लेस मिल्क, बी है प्रोड्यूस मोर मिल्क, एंड सी है कैन नॉट सर्वाइव, एंड डी है आर सिमिलर। तो देखिए एक्सोटिक कैटल्स की बात कर रहे हैं तो वो हमको क्या देते हैं, आंसर इज बी प्रोड्यूस मोर मिल्क। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। सो एक्सोटिक ब्रीड्स लाइक जर्सी, हॉल्स्टेन हैव द हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। तो इस तरीके की जो काऊ है ना, ये ब्रीड्स ना बनाई जाती हैं, ठीक है। मतलब जो क्रॉस ब्रीडिंग हुई है ना, अभी हमने टर्म देखा था क्रॉस ब्रीडिंग का, तो ये बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, मिल्च एनिमल्स आर दोज कैप्ट मेनली फॉर। मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं जो मेनली किस पर्पज से रखे जाते हैं। ए है मीट, बी है वूल वूल, एंड सी है मिल्क, एंड डी है लेदर। तो मिल्च एनिमल अभी किससे रिलेटेड था हमारा, यस मिल्क से। तो मिल्क रिलेट कर लीजिए। मिल्च एनिमल्स आर द डेयरी एनिमल्स, राइट, रियर प्राइमरीली फॉर मिल्क प्रोडक्शन। जैसे गोट हो गया, बफेलो हो गई, काऊ हो गया, तो दीज आर द मिल्च एनिमल जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो भी हाई क्वांटिटी में, दे आर नोन एज अ मिल्च एनिमल। वैसे तो मिल्क तो कैमल भी करता है, राइट, याक भी करता है, और अलग अलग जगह पे जो भी स्पीशीज होती है मिल्क प्रोड्यूसिंग उन्हें मिल्च एनिमल्स कहते हैं। नेक्स्ट है, ड्रॉड एनिमल्स आर मेनली यूज फॉर। देखिए जो मिल्क दे रहा है वो मिल्च है, राइट। जो मिल्क नहीं दे रहा है तो उसको ड्रॉड बोला गया, सूखा बोला गया, राइट। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ए है एग प्रोडक्शन, बी है एग्रीकल्चर वर्क, सी है मिल्क प्रोडक्शन, एंड डी है हनी कलेक्शन। तो जो ड्रॉड एनिमल्स है ना, उनको स्पेशली अब रखा जाता है, भाई वो मिल्क तो दे नहीं रहे हैं, यूजफुल प्रोडक्ट दे नहीं रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा काम ही करा लो इनसे। तो ये है हमारे करते हैं एग्रीकल्चर वर्क, मतलब इस तरीके की जो कार्ड बनती है, राइट, बफेलो कार्ट हो गई, तो उसमें हेल्प आते हैं, फार्मिंग में काम आते हैं, स्टोरेज में काम, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें काम आते हैं। सो ड्रॉट एनिमल परफॉर्म फार्मिंग एक्टिविटीज़ लाइक प्लडिंग, ट्रांसपोर्टेशन। सो उनका यूज़ इसमें किया जाता है जो ड्रॉट एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच न्यूट्रिएंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द हाई मिल्क प्रोडक्शन। देखो हाई मिल्क प्रोडक्शन कराना है काऊ या बफेलो या किसी भी जानवर से, मिल्क एनिमल से, तो भाई उसको क्या देना पड़ेगा। ए बैलेंस डाइट, बी सॉल्ट ओनली, सी है वाटर ओनली, एंड डी है सैंड। तो देखिए आपने अगर आपके आसपास कहीं पे भी डेयरी एरी होगी तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे काऊ और बफेलो को टाइम टू टाइम खाना दिया जाता है। खाना दिया जाता है दैट डजंट मीन कि उसको दूध ब्रेड दिया जा रहा है या कुछ अच्छा नहीं, उसका जो अपना पर्सनल मील है ना वो प्रोवाइड करते हैं, वो उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। तो हर एक एनिमल्स की देखिए बैलेंस डाइट अलग होती है। जैसे हॉर्स को आपने देखा होगा चने पसंद है, ग्राम पसंद है, ग्रास पसंद है, और काऊ भी ग्रास पसंद करती है। उसके साथ साथ और भी चीज़ें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। So a balanced diet contain protein, carbohydrate, fats, vitamins, mineral and water is essential। मतलब काऊ के लिए ना केवल सिर्फ और सिर्फ घास ही इम्पोर्टेंट नहीं रखती,
इनफैक्ट जो घास काउस खाते हैं या गोट खाती है ना, तो वो इस तरीके की खुद चुनते हैं, खुद चूज करते हैं उन ग्रास को जिनमें हाई यील्ड वो प्रोड्यूस कर सके, जिसमें हाई क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये सब मिलता है, फाइबर वगैरह। तो इसलिए वो उनकी जो जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन है तो वो इंक्रीज हो जाए। तो उनके हर एनिमल्स की एक बैलेंस डाइट अलग अलग होती है। नेक्स्ट है रफेज इन कैटल फीड्स मेनली प्रोवाइड। जो रफेज है जो कैटल्स में मेनली क्या प्रोवाइड करता है, ए है फाइबर, बी है फैट, सी है शुगर, डी है वाइटामिन ओनली। तो रफेज इन कैटल देखिए, जो रफेज इन एनिमल जो ह्यूमन में होता है सेम वही कैटल्स में भी होता है। तो क्या प्रोवाइड करता है, यस फाइबर्स। तो जो भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स वगैरह खाते हैं एनिमल्स, उनको क्या मिलता है, रफेज। रफेज कंटेन फाइबर विच हेल्प द प्रॉपर डाइजेशन। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेट्स आर रिच इन। जो कॉन्सेंट्रेट्स होती हैं उन वो किस में रिच होती है, ए है फाइबर ओनली, बी है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, सी है वाटर एंड डी है मिनरल। सो राइट आंसर है हमारा बी, they are rich in protein and carbohydrates. So concentrates supply energy and protein for growth and milk production. ये एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स आता है जिसमें कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे कि एनर्जी मिलती है और उनकी ग्रोथ भी होती है एनिमल्स की। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन इन द कैटल्स हेल्प्स टू। जो वैक्सीनेशन जब हम अपने ह्यूमन में वैक्सीनेशन कराते हैं, क्यों कराते हैं, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो। तो ऐसे ही कैटल्स में भी कराते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए है इंक्रीज बॉडी वेट इंस्टेंटली, बी है प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीज, सी है इंक्रीज हॉर्न्स एंड डी है रिड्यूस डाइजेशन। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन जो कैटल्स में होता है ना वो भी सेम हमारी तरह ही होता है। किस लिए, टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीज। मतलब अगर कोई उनको इन्फेक्शन इन फ्यूचर प्रोबेबल है कि ऐसा हो सकता है तो उसके लिए पहले ही वैक्सीनेटेड कर देते हैं। जैसे कि हमारे में ह्यूमन में क्या होता है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है 5 साल के बच्चों तक का सबको, मतलब बर्थ के बाद से 5 साल तक का सब बच्चों को पिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी है तो वो उससे दब जाएगी, वो फिर पोलियो बच्चे को नहीं होगा। सो वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट्स कैटल अगेंस्ट द कंटाजियस डिसीजेस। ओके, नेक्स्ट है विच डिसीज कॉमनली अफेक्ट कैटल। इनमें से कौन सी डिसीज जो है वो कैटल्स को मेनली अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ए है फूट एंड माउथ डिसीज, बी है मलेरिया, सी है कॉलेरा एंड डी है डेंगू। तो देखिए मच्छरों के बीच में तो भाई जानवर रहते ही हैं, उन्हें तो डेंगू पेंगू देखो पता नहीं होता है, नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। राइट आंसर है यहाँ पे, उन्हें सबसे ज़्यादा जो डिसीज़ होती है ना वो होती है उनके पैरों की और उनके माउथ की डिसीज़। राइट, सो फूट एंड द माउथ डिसीज इज मेनली हाईली कंटाजियस वायरल डिसीज इन कैटल। मतलब अगर ये होता है ना तो ये किसी वायरस के थ्रू होता है। ओके, और ये फैलते 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 अगर इनको क्योर नहीं किया गया तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि ये डिसीज़ बहुत ही अपना डेंजरस फॉर्म ले लेती है। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग रिफर्स टू। पोल्ट्री फार्मिंग किसे कहते हैं, ए है फिश रियरिंग, मछलियों को पालना, बी है बर्ड रियरिंग फॉर द एग्स एंड मीट एंड सी है गोट फार्मिंग एंड डी है बी कीपिंग। So poultry is related to the answer is B, birds. Birds means ये hen. Okay, so birds rearing for the egg and meat. So poultry farming includes raising chickens, ducks and turkeys etc. क्यों, क्योंकि इनसे egg मिलता है और meat भी मिलता है। Right, next है broilers आर रियर्ड मेनली फॉर। ब्रॉयलर्स क्यों रियर्ड किए जाते हैं, क्यों पाले जाते हैं, फॉर एग, बी है मीट, सी है मिल्क एंड डी है वूल। तो ब्रॉयलर्स जो भी होते हैं वो स्पेशली पाले जाते हैं मीट के लिए। ओके, देखिए यहाँ पे ना इस तरीके से मैंने इसीलिए डिफरेंस बता दिया है। सो जो लेयर चिकन्स होते हैं ना उनके रेस फॉर द एग प्रोडक्शन,
ग्रोथ भी स्लो होती है और फीड कंजप्शन भी लो होता है और वेट में भी हल्के होते हैं, राइट। और जल्दी एग अंडे देना शुरू कर देते हैं। बट जो ब्रॉयलर्स होते हैं तो उनका काम क्या है, वो धीरे धीरे रेस फॉर द मीट, उनको मीट के लिए पाला जाता है। बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं ना, तो उनके लिए पाला जाता है। फास्टर ग्रोथ रेट, जल्दी बड़े होते रहते हैं और जल्दी मीट तैयार हो जाता है। हायर फीड कंजप्शन, खाना भी खाते हैं और बल्कियर बॉडी हैवी होती है, राइट। और स्टार्ट लेइंग, तो ये भी मतलब जल्दी से ही अंडे देना शुरू कर देते हैं। बट ये हैवी होते हैं और इनका क्या, स्पेशली मीट के लिए इनको रखा जाता है। सो ब्रॉयलर आर द स्पेशली ब्रेड फॉर rapid meat production. Okay, next है लेयर्स आर द पोल्ट्री बर्ड्स रेज मेनली फॉर। अब जो लेयर्स थे उनको किस लिए रखा गया है, ए है मीट, बी है एग, सी है वूल एंड डी है लेदर। तो अब आप पिक्चर से क्लियर हो गए होंगे कि लेयर्स जो है उनको किस लिए रखा गया है, एग्स के लिए। ओके, सो लेयर्स आर द सिलेक्टेड फॉर द हाई एग प्रोडक्शन। नेक्स्ट है ब्रॉयलर चिकन्स रिक्वायर्ड। ब्रॉयलर चिकन्स क्या, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ए लो प्रोटीन डाइट, बी है हाई प्रोटीन एंड फैट रिच फीड, सी है वाटर ओनली एंड डी है फाइबर ओनली। तो देखिए ब्रॉयलर्स का ना वेट ज़्यादा आपको बताया गया है कि उसका वेट भी ज़्यादा होता है, वो बढ़ते भी बहुत जल्दी हैं। तो वेट ज़्यादा और बढ़ने से क्या रिलेटेड है भाई हमारा, बी। क्यों, क्योंकि जल्दी बढ़ने के लिए, जल्दी ग्रोथ होने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है और वेट गेन करने के लिए फैट रिच फीड भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ब्रॉयलर्स नीड द न्यूट्रिएंट रिच फूड फॉर द रैपिड ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट है विच वाइटामिन इज स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर दी ब्रॉयलर्स। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि ब्रॉयलर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए है विटामिन सी, बी है विटामिन ए एंड के, डी है विटामिन ई ओनली एंड डी है नन। अगर आपने विटामिन पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि जो एग मतलब जो वैसा फूड खाते हैं जिसमें प्रोटीन एनर्जी होती है और जो जल्दी मास गेन करने वाला होता है यानी कि फैट रिच फूड, वो उसमें कौन कौन से होते हैं, यस, ए एंड के। ओके, सो राइट आंसर है हमारा विटामिन ए एंड के हेल्प्स ग्रोथ एंड डिसीज रेजिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट है प्रॉपर वेंटिलेशन इन द पोल्ट्री फार्म्स हेल्प। प्रॉपर वेंटिलेशन क्यों रखा जाता है, मतलब हवादार क्यों रखा जाता है पोल्ट्री फार्म्स को। ए इंक्रीजेस डिसीजेस, बी रिड्यूस डिसीज स्प्रेड, सी है स्टॉप एग प्रोडक्शन एंड डी है रिड्यूस फीडिंग। तो देखिए प्रॉपर वेंटिलेशन क्यों रखा जाता है वहाँ पे, आंसर है यहाँ पे हमारा फिर बी, रिड्यूस डिसीज स्प्रेड। मतलब अगर ये वेंटिलेटेड नहीं होगा तो जो यहाँ पे जम्स वगैरह हो रहे हैं ना, वो प्रॉपर, अगर सनलाइट नहीं आएगी तो यहाँ पे जम्स वगैरह बढ़ते रहेंगे। तो सनलाइट आती है तो उससे जम्स वगैरह मर जाते हैं। सो फ्रेश एयर कीप्स बर्ड्स हेल्दी एंड रिड्यूस इन्फेक्शन चांसेस। नेक्स्ट है फिश प्रोडक्शन इज नोन एज। जो फिश का प्रोडक्शन यानी कि फिश रेयरिंग की जाती है उसे क्या कहते हैं। ए है हॉर्टिकल्चर, बी है पिसिकल्चर, सी है सेरिकल्चर एंड डी है फ्लोरिकल्चर। तो देखिए फिश कल्चर को रिलेट करेंगे, फ्लोरी मत करिएगा, जिसने भी एफ एफ रिलेट किया ना गलत हो जाएगा। सो इसका आंसर है बी, पिसिकल्चर। ओके, तो यहाँ पे पिसिकल्चर रिफर्स टू दी फिश फार्मिंग। ओके, कुछ लोग इसे साई कल्चर भी कहते हैं बट ये पिसिकल्चर है, आप इसको देख सकते हैं, कुछ भी प्रोनाउंस बोल कर लीजिए। नेक्स्ट है मरीन फिशरीज इन्वॉल्व फिशिंग इन। जो मरीन फिशरीज होती है वो किस में होती है, ए रिवर्स में, बी ओशन एंड सीज में, सी है पॉन्ड में एंड डी है लेक्स ओनली। सो मरीन की बात करें ना, मरीन मीन्स सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर आप बताइए कहाँ पे होता है, यस, बी ओशन या सीज में। सो मरीन फिशरी ऑब्टेन फिश फ्रॉम दी सी वाटर। ये बड़े बड़े स्केल पे की जाती है और इसमें तरह तरीके की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट है इनलैंड फिशरीज आर कैरीड आउट इन। जो इनलैंड फिशरीज होती है वो कहाँ पे की जाती है, ए ओशन में, बी रिवर पॉन्ड और लेक में, सी है डेजर्ट में एंड डी है फॉरेस्ट में। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल ही कर दीजिए। सो इनलैंड की बात कर रहे हैं, ये वाला है हमारा, अभी आपने जस्ट पढ़ा है क्या था वो, मरीन। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा आंसर रिवर पॉन्ड्स और लेक्स। ये मतलब जो होती है ना, ये स्मॉल स्केल पे करते हैं
हालांकि यहाँ पे भी मतलब काफ़ी फिशेस मिलती हैं, हाई प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो मरीन में निकालते हैं ना तो वो तो भाई उनकी स्पीशीज़ ही अलग अलग होती हैं, बहुत ही ज़्यादा वो रिच भी होती हैं। तो यहाँ पे रिवर में जितना मिलेगा फ्रेश वाटर में तो उतना ही वो सरवाइव कर पाएंगे। सो इनलैंड फिशरीज इन्वॉल्व द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। इन मछलियों को फ्रेश वाटर चाहिए होता है, जो मरीन वाली होती हैं उनको सॉल्टी वाटर ही चाहिए होता है, इसलिए वो वहीं रहती हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट फिश कल्चर मीन्स। जो कंपोजिट फिश कल्चर होता है उसे क्या मतलब क्यों होता है, क्या कहते हैं? ए ग्रोइंग वन फिश स्पीसीज, क्या उसमें केवल एक ही स्पीशीज ग्रो कराई जाती है? बी ग्रोइंग डिफरेंट कंपेटेबल फिश स्पीशीज टुगेदर, यानी कि जो उनमें अलग अलग तरीके की जो आपस में रह सकती हैं उनको उगाया जाता है, उनको रियर किया जाता है। सी है हंटिंग फिश, मतलब फिशेस को हंट करना, उनका शिकार करना। डी है ड्राइंग फिश, उनको सुखाना। सो कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब है, आंसर इज बी, ग्रोइंग द डिफरेंट कंपेटेबल फिश स्पीशीज टुगेदर मीन्स। देखिए ये जैसे कोई भी वाटर बॉडी है ना, तो वाटर बॉडी का मतलब अलग अलग तरीके का सरफेस होता है। एक होता है बिल्कुल अपर सरफेस, कुछ होता है थोड़ा मिड सरफेस, बिल्कुल होता है डाउन सरफेस, और कुछ होती है बिल्कुल मतलब डाउन सरफेस से जस्ट अबव। तो ये अलग अलग लेयर पे अपना रहती हैं और एक दूसरे को भाई हार्म नहीं करती हैं। ठीक है कि आप मेरे जोन में बताइए और मैं आपके जोन में नहीं आऊँगी। तो इस तरीके से क्या होता है, ये आपस में कंपेटिबिलिटी रखते हैं और अपने आप सरवाइव करते हैं। सो डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट फीडिंग जोन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। मतलब एक ही सोचिए, एक ही ज़रा से पॉन्ड में आपकी इतनी सारी मछलियाँ हो रही हैं, तो कई तरीके की आपकी वेराइटीज़ भी हो रही है जिसको आप रियर कर रहे हो। नेक्स्ट है विच फिश फीड्स मेनली नियर द सरफेस। मतलब जैसे कोई ये पॉन्ड है तो यहाँ पे कौन होगा, नियर द सरफेस की बात कर रहे हैं। ये पूरा पॉन्ड है, ये देखिए ये डेप्थ है, राइट, ये डेप्थ है। तो अपर की सरफेस पे कौन सी फिश होती है? ए कटला, बी रोहू, सी मृगल एंड डी है कॉमन क्रैब। तो आंसर याद रखिएगा, बिल्कुल टॉप पे जो होती है वो है हमारी कटला। ये हमेशा आपको ऊपर सरफेस पे ही मिलेगी इस तरीके से। सो कटला फीड्स मेनली इन द सरफेस जोन। ये फीड करने जब कभी आप दाने वाने डालते हो ना किसी पॉन्ड और लेक में, तो ये जो मिलती है ना इसे ये कटला होती है। नेक्स्ट है रोहू मेनली फीड्स इन। जो रोहू होती है वो कहाँ पाई जाती है? ए सरफेस वाटर में, बी मिडिल जोन पे, सी बॉटम में, या डी रिवर बैंक में। मतलब अभी जैसे मैंने बताया था ना, ये कोई पॉन्ड है तो ये रहा सरफेस वाटर जो सबसे टॉप लेयर होगा, बी है मिडिल जोन, या सी है बॉटल। तो रोहू कहाँ मिलती है? हमारी मिडिल जोन में। ओके, आपको ना ज़्यादा ऊपर मिलेगी ना ज़्यादा नीचे मिलेगी, एक नेट डालो और निकल आई। तो रोहू ऑक्यूपाइज इन द मिडिल फीडिंग जोन। नेक्स्ट है मृगल फीड्स मेनली। जो मृगल्स होती है वो कहाँ होती है? ए सरफेस, बी मिडिल, सी बॉटम एंड डी एयर। तो मृगल याद रखिए, मृगल कहाँ होगी? बॉटम में, राइट। ये एक तरीके का देखिए ये बना हुआ है, कटला अपर सरफेस पे, उसके बाद रोहू और उसके बाद मृगल। आप इस तरीके से पिक्चर आपने देख लिए तो ये माइंड में सेट कर लीजिए, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट है विच प्रैक्टिस इंक्रीजेस फिश प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली। इनमें से कौन सी एक्टिविटी है जो फिश प्रोडक्शन को बढ़ाती है? ए कंपोजिट फिश कल्चर, बी है ओवर क्राउडिंग पॉन्ड्स, सी है लेस फीडिंग एंड डी है नो मैनेजमेंट। ओके, कम खिलाना या नो मैनेजमेंट इज नॉट अ राइट आंसर। तो यहाँ पे कौन सा फिश प्रोडक्शन को प्रमोट करता है? सो आंसर है हमारा ए कंपोजिट फिश कल्चर। ये देख लीजिए, ये रही सरफेस पे कौन सी है? कटला, मिडिल पे कौन सी है? रोहू, और बॉटम पे कौन सी है? मृगल। तो आप अब याद कर सकते हैं, आई थिंक धीरे धीरे आपको याद हो रहा होगा। इसे ही बोलते हैं कंपोजिट कल्चर या पॉलीकल्चर। नेक्स्ट है बी कीपिंग इज कॉल्ड। बी कीपिंग को क्या कहते हैं? ए एपीकल्चर, बी है सेरिकल्चर, डी सी है हॉर्टिकल्चर एंड डी है वर्मीकल्चर। सो बी कीपिंग यानी कि हनी बी का पालन करना, उसको बोलते हैं एपीकल्चर। तो एपीकल्चर इज अ साइंटिफिक रियरिंग ऑफ हनी बीज, राइट। ये रहा, इस तरीके से ही उगाते नहीं है सॉरी, इनका पालन करते हैं, बहुत सारी कलेक्ट करते हैं आपस में, वहीं पे आ जाती हैं।
नेक्स्ट है हनी बीज मेनली हेल्प इन, हनी बीज किस में हेल्प करती हैं? ए सॉइल इरोजन में, बी पॉलिनेशन में, सी एयर पोल्यूशन में, डी वाटर पोल्यूशन में। तो देखिए हनी बीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर दी पॉलिनेशन, राइट। क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा इसमें एक रानी होती है, क्वीन बोलते हैं, बाकी सब वर्कर्स होते हैं। ओके, तो वर्कर्स का काम क्या होता है? जो मेल होते हैं वो वर्कर होते हैं, उनका काम क्या होता है? ये फूलों के नेक्टर लेना, नेक्टर और जूस लेना, राइट। तो इस जब ये नेक्टर और ये सब चीज़ें सक कर रहे होते हैं ना, तो इनके पैरों में ना पॉलन्स चिपक जाते हैं और वो दूसरे फ्लावर्स पे जब बैठते हैं तो वो पॉलिनेशन क्रिएट करते हैं। सो बीज आर द एग्जैक्टली पॉलिनेटर्स इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड्स। नेक्स्ट है बिसाइड्स हनी बी ऑल्सो प्रोड्यूस, हनी के अलावा बीज और क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं? ए वैक्स, बी कॉटन, सी सिल्क एंड डी वूल, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है हमारा सही। क्यों? क्योंकि बी जो है ना वैक्स देती है, बी कॉटन नहीं देती है, वूल नहीं देती है, क्या देती है? वैक्स बनाती है। क्योंकि इनके जो हनी कॉम्ब होते हैं ना, उनमें कॉम्ब के मतलब जो कॉम्ब्स होते हैं ना, उनमें से ही हनी के साथ साथ ये वैक्स भी निकलती है। नेक्स्ट, विच फैक्टर इज इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल बी कीपिंग, इनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि हनी बी रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है? ए प्लेंटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, बी है डेजर्ट कंडीशन, सी है ड्राई रॉक्स एंड डी है स्नोफॉल। तो देखिए अभी मैंने बताया कि मेल जो एक क्वीन होती है वो कॉम की सेफ्टी के लिए रहती है, और जो वर्कर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं? नेक्टर्स, फ्लावर से नेक्टर्स ले लेके आते हैं और उस कॉम में कलेक्ट करते रहते हैं, राइट। तो भाई किससे आएंगे? तो उसके लिए क्या ज़रूरी है भाई? जो नेक्टर सक कर रहे हैं वही तो उनकी ताकत है, वही तो उनका खाना है। तो वो क्या कर रहे हैं? जहाँ पे कहाँ होंगे? प्लेंटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पे बहुत से ज़्यादा फूल होंगे, गार्डन्स में आप कहीं पे भी देखेंगे तो वहीं पे ही उनका कॉम्ब बना रहता है पूरा। सो बी रिक्वायर्स नेक्टर एंड pollen फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट है Why is beekeeping considered environmentally beneficial? Beekeeping को environmentally पर्यावरण के लिए अच्छा क्यों माना गया है? A है it destroy crops, क्या वो destroy कर देती है crops को? B है it increases pollination and biodiversity, C है it reduces flowering and D है it polluted air। तो देखिए beekeeping यानी कि इनके एपीकल्चर को हमने क्यों इम्पोर्टेंट माना है? पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। क्यों? इट इंक्रीजेस पॉलिनेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये एक फूल से दूसरे फूल पे बैठ के पॉलिनेशन करते हैं, और जिससे कि क्या होता है? अलग अलग जगह पे, और समटाइम्स ये उनकी छोटे छोटे सीड्स पे भी बैठते हैं, और वो सीड जो है जब दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं तो वहाँ पे ग्रो होना शुरू कर देते हैं। तो अलग से ही बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनकी वैरायटीज बनाते रहते हैं, अलग अलग जगह पे वो उगते रहते हैं। सो बीज एनहांस पॉलिनेशन, इम्प्रूविंग क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड इकोसिस्टम हेल्थ। ओके, सो आई होप ये सारे MCQs आपको याद हो गए होंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एक बार और देखिए, रिकॉल करिए, और डेफिनेटली आपको ना इसके साथ साथ ना लर्निंग भी हो जाएगी। और बस ये है कि थोड़ा सा माइंड में ना पिक्चर के साथ आप सेट करिए, तो ये सारे MCQs आपको बहुत ही जल्दी लर्न भी हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।